नमस्कार, जोहार आप सभी को। न्यूज 11 भारत लगातार अपनी जनता के बीच जा रहा है और इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हैं जनता के बीच, ये जानने की कोशिश कर रहा है। और हमारे स्पेशल प्रोग्राम आधी आबादी की बात के साथ हम पहुंच चुके हैं रांची के मोरहाबादी स्थित पत्रकारिता विभाग रांची यूनिवर्सिटी में, और यहां कुछ छात्राओं से सीधा आपको रूबरू कराएंगे और इनके मुद्दों की जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस तरीके से प्रोग्राम का नाम से आप समझ चुके होंगे कि हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं, और आधी आबादी में सिर्फ बात महिलाओं की ही क्यों, ये वो महिलाएं हैं ये जो आगे आकर भविष्य बनाएंगी, उनसे भी हम क्यों नहीं बातचीत करें। तो ऐसा ही एक सोच लेकर न्यूज 11 भारत पहुंच चुका है रांची यूनिवर्सिटी पत्रकारिता विभाग में, जहां हमारे साथ कुछ छात्राएं जुड़ी हुई हैं। सीधे इनसे बात करते हैं बिना देरी किए। देखिए, अगर चुनाव की बात होती है तो महिलाओं की इस बार जो है खूब फोकस किया गया। 10 सालों में हमने देखा क्या कुछ कार्य हुए हैं। एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट, आप कैसे देखती हैं इस बार के चुनाव को? मुझे ऐसा लगता है कि महिला सुरक्षा के ऊपर जहाँ बात की जाती है तो वो बस बोलने की बातें हैं। ऑटो में ले लीजिए या कहीं भी किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो महिला सुरक्षा को लेकर ये जो बातें हैं ये बस की जाती हैं, इसके ऊपर कोई स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ बस कहने की बातें रह जाती है क्या? धरातल पर ये चीजें उतर पाती है? नहीं हो पाती। कैसा फील करती हैं आप अगर बाहर निकलती हैं? क्योंकि सुरक्षा पर अभी हम बातचीत कर रहे हैं, कई मुद्दे हैं, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कई मुद्दे हैं। सबसे पहले अगर सुरक्षा की बात इन्होंने उठाई है तो सुरक्षा की बात से शुरुआत करते हैं। सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, कह रही हैं ये कि जिस तरीके से हम बाहर निकलते हैं बातें तो खूब होती है, लेकिन अगर हम अकेले रात में निकलते तो क्या रांची की सड़कों में अपने आप को अब सेफ फील करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बदलाव करना चाहिए इस चीज को? सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और इसके लिए कानून बनाना चाहिए और महिलाओं की सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। महिलाओं की सेफ्टी पर भी हम इसलिए बात करें क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है बहुत सारे मामले सामने आए हैं। झारखंड से ही वो सारे मामले थे, आपने भी वो न्यूज सुना होगा। ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी अपनी बदनामी हुई थी। कैसे देखती हैं सुरक्षा का अगर मुद्दे का हम बात करें तो? सुरक्षा महिलाओं के लिए ना ही सिर्फ एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप देखें कि जब हम कहते हैं कि महिलाओं को हर चीज़ में बराबर होना चाहिए, जब तक आप एक इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे बराबरी की बात कर ही नहीं सकते हैं। और हर जगह पर जब ये एक रिस्ट्रिक्शन, ये एक बैरियर आ जाता है कि सुरक्षित नहीं है महिलाएं। राजस्थान का केस हुआ था जिसमें कि बहुत सारे लॉज में चेंज हुए, जिसके वजह से वर्क प्लेस में हरासमेंट के लिए कई लॉज बने, पर धरातल पर वो आज भी कितने सुचारू रूप से चल रहे हैं। आप देख सकते हैं हरासमेंट ना ही सिर्फ वर्क प्लेस पे हो, घर पर हो। अब हम कहते हैं कि निर्भया कांड के बाद इतने सारे चेंजेस हुए, स्पीडी ट्रायल आ गया, सब कुछ होने के बाद भी जब एक फॉरेनर आती है, हम अतिथि देवो भव तो कहते हैं, लेकिन उसके साथ इतना जघन्य अपराध होता है और वो भी हमारे ही स्टेट में। और मुझे तो बहुत शर्म आई इस बात को लेकर के। और महिलाओं के लिए सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उनको एजुकेशन भी देना चाहते हैं बट एक सेफ इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो वो एजुकेशन का फ़ायदा ही नहीं है। जब वो रोड पर चल करके आएंगी तो उनको सेफ्टी चाहिए, और वो जब क्लासरूम में बैठ रही हैं उनको छेड़खानी नहीं चाहिए। और जो पेरेंट्स भी होते हैं वो बाहर निकलने से क्यों अपने बच्चियों को रोकते हैं? एक बहुत बड़ा फैक्टर यही है कि बाहर निकलेंगे तो उनके साथ क्या होगा हमारे कंट्रोल में नहीं है। यहाँ तो हम उनको बोल देंगे 7 बजे के बाद घर के अंदर आ जाओ, या फिर कई तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। पर अगर आप उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं तो एक सेफ एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो सेफ्टी ही है। बिल्कुल, अगर आधी आबादी की बात होती है तो सुरक्षा पर जरूर बात होती है। बेहद बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझाया है कि किस तरीके से झारखंड विशेष की हमने पिछले दिनों बात की कि यहाँ पर क्या कुछ जो है कहानियां निकलकर सामने आई थी, सुरक्षा की बात की। लेकिन एक बात और इनमें जो थी मुझे वो इंपॉर्टेंट लगी, वो बात की रोजगार में भी कई कई ऐसी जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आती है। घर से महिलाएं निकलना अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती है, लेकिन चुनाव है, चुनावी मोड चल रहा है। चुनाव का कहते हैं कि ये महापर्व है और महापर्व की जब शुरुआत होती है तो पूरा वातावरण उसी तरीके से हम देखते हैं। लेकिन सिर्फ चुनाव के वक्त ही ये सारी बातें क्यों पूनम? चुनाव के समय लोग मतलब इस टाइम इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि लोगों को वोट चाहिए, बस इसलिए करते हैं। उसके बाद तो फिर चुनाव के बाद तो पता ही नहीं कौन वुमेन क्या, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है। और मेरा और एक मानना है कि जैसे झारखंड में जो देखा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रही है, और जैसे वैकेंसी निकलती है, एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया जाता है, या फिर एग्जामिनेशन होता भी है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम महिलाएं, जैसे हम कॉलेज स्टूडेंट आ रहे हैं कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, यहाँ पे हमारा मास्टर्स ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे?
क्योंकि एग्जामिनेशन हो नहीं रहा है। हाँ, वो भी होना चाहिए और वैकेंसी भी मतलब हमारे लिए भी निकाली जाए और जो एग्जामिनेशन हो रहा है उनका रिजल्ट भी सही समय पे आने पाए। और क्योंकि ये बस डिग्री नहीं है हमारे लिए। और जैसे होता है कि महिलाएं तो क्या शादी कर लेंगी, घर पे रहेंगी, तो ये उस मतलब महिलाओं के लिए सोचना चाहिए इसके मतलब इस विषय में बस। तो आपने सुना जिस तरीके से इन्होंने कई मुद्दों को सामने रखा है, रोजगार के विषय पर इन्होंने बातचीत की है और किस तरीके से हम ये चीज बताना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को कि सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों, लेकिन चुनाव में फोकस बहुत ज्यादा किया गया महिलाओं पर। और इस बार 10 साल अगर हम देखें तो बीजेपी की सरकार यानी कि एनडीए को हमने वोट दिया और 10 साल उन्होंने कार्यकाल किया। कैसे देखती हैं बीजेपी के कार्यकाल को? बीजेपी की कार्यकाल बहुत अच्छी रही है और महिलाएं भी बहुत लाभ उठा चुकी है और ज़्यादातर हम स्टूडेंट जो हैं वो लोग को भी लाभ मिला है। एजुकेशन सिस्टम पहले से थोड़ा बेहतर हो गई है, तो बहुत सारा लाभ मिल चुका है बीजेपी से। तो और क्या लगता है बदलाव होने की जरूरत है जो लाभ मिल रहा है? क्योंकि लगातार हम जब लोगों से बातचीत करें तो कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, 10 साल हमने दिया है मोदी सरकार को, आगे वापस से 5 साल मिलना चाहिए। इस पर क्या कुछ कहती हैं? मैं किसी सरकार किसे मिलना चाहिए किसे नहीं मिलना चाहिए मैं इस पे नहीं बोल सकती, क्योंकि जो भी सरकार बने वो लोगों के लिए वो लोगों के लिए करे, क्योंकि सरकार हम लोगों के लिए, हमसे सरकार है, इसलिए सरकार को हम लोगों के लिए करना चाहिए। सबसे पहले तो वो करप्शन हटे। करप्शन हम एग्ज़ाम्स देते हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स देते हैं, बहुत सारी तरह एग्ज़ाम देते हैं, हम क्वालिफाइड भी कर जाते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में जैसे इंटरव्यूज़ होता है, इंटरव्यूज़ में हम क्यों छट जाते हैं? इतना अच्छा अच्छा एग्ज़ाम देने के बाद एक छोटे से इंटरव्यू में क्यों छट जाते हैं? डोनेशन मांगा जाता है, उसकी वजह से हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। खास करके महिलाएं या जो गरीब है, गरीब लोगों से इतना बड़ा बड़ा डोनेशन मांगा जाता है जिसकी वजह से वो आगे ही नहीं बढ़ पाती है। और इसी के वजह से हम आगे आने वाले जनरेशन को भी कैसे एजुकेट करेंगे कि करप्शन कैसे हटाएं, इस पे हम लोग को ज़्यादा चर्चा करना चाहिए। इसलिए हम लोग कौन सरकार बने उस पे ज़्यादा फोकस करने से अच्छा हम लोग करप्शन कैसे हटाएं इस बारे में सोचना चाहिए। तो करप्शन हटाने की बात अगर कर रही हैं, क्योंकि देखिए ये एक बैरियर है, जिस तरीके से इन्होंने काफी अच्छे एक एग्जाम्पल की तरह समझाया है कि अगर एक गरीब घर की बच्ची पहुंच भी जाती है इंटरव्यू तक, लेकिन वहां अगर उनसे मांगा जाता है रुपए तो वहां वो रुक जाती है। तो करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। करप्शन को कैसे देखती हैं आप, ये बताइए? नहीं समझ। भ्रष्टाचार को लेकर देखिए कई सारे मामले सामने आते हैं, जिस तरीके से हमने देखा है कि कई मामलों को लेकर ऐसे कहा जाता है और अभी हमने झारखंड में भी देखा कि क्या कुछ हुआ सरकार में। फिलहाल आप बस ये बताइए कि क्या विकास में बाधा बन रही है? क्या महिलाओं के लिए बात जब भी होती है, शिक्षा की जब भी बात होती है, तो भ्रष्टाचार कहीं इसमें विरोधक बन रहा है? हाँ, इसमें ये बन रहा है कि हम लोग अभी फ़िलहाल में 17 मार्च 2024 को हम लोग जेपीएससी के एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें ये देखा गया है कि बार-बार ये कैंसल होने का और पोस्टपोन होने का बात आ रही थी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि बहुत दूर-दूर से जाते थे सेंटर पे और सेंटर के पहले 1 दिन पहले ये जारी किया गया था कि कैंसल हो चुका है ये एग्ज़ाम। फिर भी बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए कि सेंटर तक नहीं पहुंच पाए और बाद में फिर बहुत बच्चे ऐसे भी हुए कि पहुंचे जो एग्ज़ाम दिए और उन्हें पता भी नहीं है, बहुत बच्चे जो नहीं पहुंचे कि एग्ज़ाम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि सरकार के तरफ से कि ये सही मायने में सही शिक्षा ये नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं, बहुत सालों से मेहनत करते हैं, बहुत दिनों से मेहनत करते हैं, उसका टाइम पैसा सब कुछ वेस्ट होता है और कैंसिल हो जाता है, जिसे तो पैसा तो वापस सरकार नहीं करती है, इसमें तो बच्चा लोग का ही नुकसान होता है। बट ये है कि मतलब बच्चा लोग इतना मेहनत करता है फिर भी नहीं आगे बढ़ पाता है। तो ये शिक्षा को लेके है, इसमें ही बेरोजगारी होता है और ताकि अगला अगर पढ़ेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं तो बेरोजगारी तो होगा ही। और बस यही ये सब है। बहुत अच्छा इन्होंने भी समझाने की कोशिश की है कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम्स देंगे नहीं तो रोजगार कैसे मिलेगा, और रोजगार के मुद्दे पर ही इस बार ज्यादा फोकस किया गया है। मोदी जी की गारंटी हमने खूब सुनी इस बार के चुनाव में, आपने सुना ही होगा, मोदी की गारंटी पर खूब बातचीत हो रही है। तो इस बार चुनाव में गारंटी वर्सेस गारंटी की लड़ाई है। अगर एनडीए ने गारंटी अपनी दी है तो इस बार कांग्रेस या फिर INDIA की अगर हम बात कर ले तो वो भी पीछे नहीं है। गारंटी क्या लगता है जो सरकार दे रही है, बीजेपी सरकार ने जो दी है गारंटी, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, सुरक्षा को लेकर, आप उस पर विश्वास करती हैं? ऐसा क्या होना चाहिए कि मतलब सरकार को और ऐसा क्या करना चाहिए कि लगे कि हाँ हमें विश्वास होनी चाहिए उनकी गारंटी पर?
जो वो अपनी बात बोलते हैं उनको करके दिखाना चाहिए कि जैसे हम कुछ बोल रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, तो उनको वो चीज़ करके दिखाना चाहिए, तब लोगों को विश्वास होगा कि हाँ ये करवा रहे हैं तो इनको आगे बढ़ने देना चाहिए। लेकिन क्या लगता है 10 साल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, वापस से इस बार वो मैदान में हैं, उन्हें वापस से भरोसा जताना चाहिए क्योंकि आप भी एक वोटर हैं, आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। ये मत बताइए कि आपका वोट किसको जाएगा, लेकिन ये बताइए कि क्या आपकी पसंद बनेगी मोदी सरकार? जी मेरे अकॉर्डिंग तो ऑफ कोर्स बनेगी, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद उन्होंने ऐसे बहुत बदलाव लाए हैं। वो चाहे महिला की बातें हों, चाहे किसी भी शिक्षा से लेके रोजगार सुधार आए। देखिए, हर स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो एक तरीके से काम नहीं करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट को जो भी चीज़ें जाती हैं, तो वो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई स्टेप्स नहीं लेगी तो उस पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो और आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर सिर्फ नहीं कह सकते हैं कि उनकी गलती है या उनकी गलती नहीं है। ये डिपेंड करता है कि एक पार्टी किस तरीके से अपने वादे को पूरा कर रही है और जो जनता है वो किस तरीके से उनका साथ दे रही है। ये दोनों तरफ से होना चाहिए, सिर्फ एक तरफ से चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत ही अच्छा इन्होंने बात कहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कुछ योजनाएं अगर चलाई भी जा रही है तो क्या वो स्टेट लेवल पर आकर बिखर जा रही है, कुछ ऐसा है? अ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, पहली बात तो जब 5 ईयर प्लान चलता था तब ऐसा होता था कि सेंट्रल लेवल पर सारे डिसीजन बनते थे, स्टेट को इम्प्लीमेंट करना होता था। जब से नीति आयोग आई है तब तो डिसीजन मेकिंग में ही सेंट्रल स्टेट का जो है ये ओपिनियन लिया जा रहा है। तो पहली बात तो जो भी डिसीजन हो रहे हैं अगर वो स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट होने हैं तो उनमें स्टेट का भी ओपिनियन लिया गया है। और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सेंट्रल लेवल की बहुत सारे प्रोग्राम है, चाहे वो पीएम आवास हो, स्वच्छता अभियान को लेकर के टॉयलेट बनाना हो। मैंने बहुत सारे झारखंड के गाँव में ही, क्योंकि मैं मास कॉम की स्टूडेंट हूँ, तो इस थ्रू मैंने बहुत सारे गाँव में गई हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए। एंड आई हैव सीन कि वहाँ पर पीएम आवास और टॉयलेट, ये दो चीज़ तो बेसिक है और ये सबको इम्प्लीमेंट हुआ ही है। तो जी बिल्कुल। तो मतलब जो मोदी जी ने वादा किया वो पूरा होता हुआ दिख रहा है धरातल पर, क्योंकि आपने कहा कि आप गाँव का भी भ्रमण कर रही थी। जी, बहुत सारे सेंट्रल लेवल के जितने भी योजनाएं हैं उनमें से मैं कहूँगी कि 90% इम्प्लीमेंट हुआ है। अगर लोग जागरूक हैं, अगर आप योजनाओं का लाभ लेने ही नहीं जाएंगे तो फिर उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने योजना का लाभ लेने का प्रयास किया है तो फिर मुझे लगता है कि सेंट्रल लेवल की योजनाओं पर कोई भी बैरियर नहीं है, आप आराम से उसका लाभ ले सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि महिलाएं थोड़ा झिझकती हैं अपने विकास की बात को लेकर, ऐसा कुछ है? हाँ, बहुत झिझकती है, क्योंकि बात तो होता है कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, लेकिन वो मिलता नहीं है। एक स्तर पे अगर मिलेगा तो वापस खत्म, वापस छीन लिया जाएगा। लेकिन इसमें महिलाओं का क्या कुछ योगदान रहना चाहिए? महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, अपने लिए फाइट करना चाहिए। उधर से तो आ रहा है, हेल्प आ रहा है, लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हैं वो हमें। महिला को किस तरीके से हम सशक्त कर सकते हैं ताकि वो घर से बाहर निकले और वो इस बारे में बातचीत करे? अवेयरनेस की बहुत बड़ी ज़रूरत है महिलाओं को। जो घर पे लोग जो पुरुष हैं वो महिलाओं को अवेयर करे इन सारी स्कीम वगैरह को, तभी आगे बढ़ सकती है महिलाएं। स्कीम्स की जानकारी होनी चाहिए, जो योजनाएं सरकार चला रही है इन महिलाओं को जानकारी होनी चाहिए कि ये योजनाएं हैं, आप इनका लाभ ले सकते हैं। हाँ ऐसा होना चाहिए। हाँ। तो क्या लगता है, आप अपने घर पे भी देखती होंगी, आप अपनी मम्मी को भी देखती होंगी, या फिर आपके घर में अगर कुछ और महिलाएं होंगी तो उनको भी देखती होंगी, तो उससे एक जुड़ा मेरा सवाल है कि घर में जब हम देखते हैं तो बहुत सारी, जब आप भी घर में बातचीत होती होगी तो सुनते होंगे कि महंगाई बढ़ गई है, आज ये सब्जी थोड़ा कम कर लेते हैं, महंगाई बढ़ गई है तो आज प्याज थोड़ा सब्जी में कम डाल लेते हैं। क्या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है महंगाई को लेकर? हाँ, महंगाई को देख मिल रहा है देखने को। और महंगाई के विषय पर कुछ बोलना चाहेंगी? क्या लगता है कि घर पे इसका असर पड़ रहा है? क्या महिलाएं जो घर चलाती हैं उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जी देखिए, जो हमारे फैमिली होती है, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होती है, तो उन्हें बहुत सोच समझ के चलना होता है। तो वो अपना एक बजट बना के चलते हैं कि हमें इसी तरीके से चलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है और जो गरीब किस्म के लोग होते हैं, उन लोगों को ही ज़्यादा दिक्कतें होती है महंगाई से, है ना? जी जी बहुत जी, तो महंगाई भी एक विषय, शिक्षा भी एक विषय, रोजगार भी एक विषय, कई विषयों पर हमने इनसे बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि क्या है इस बार छात्राओं का मुद्दा। लेकिन साफ तौर पर अगर देखें तो गारंटी की खूब बात हो रही है इस बार चुनाव में, और गारंटी वर्सेस गारंटी की लड़ाई में आधी आबादी क्या कुछ कहती है। एक बार कैमरामैन हेमंत से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये आधी आबादी की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं। क्या चाहती है इस बार आधी आबादी और किन मुद्दों के आधार पर ये फर्स्ट टाइम वोटर्स और जो पहले भी शायद अपना चुनाव में मताधिकार का प्रयोग कर चुकी होंगी,
इस बार किसे अपना वोट देंगी और अपने मत का अधिकार प्राप्त करते हुए इस बार किसकी ताजपोशी 4 जून को होगी, ये चीजें स्पष्ट हो पाएगी। 10 साल हमने एनडीए सरकार को दिया है, इस बार वापस से क्या चाहती है जनता और क्या चाहती है आधी आबादी, हमने इस खास कार्यक्रम में अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम आधी आबादी में मेरे यानी सुष्मिता राज के साथ इतना ही। आपके साथ जुड़े थे हमारे कैमरामैन पर्सन हेमंत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।